नमस्कार, हमारे इगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ लॉ, सॉल, डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस, डिप, हिंदी, BLE 001 भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय, खंड 1 विधि शासन नियम और सरोकार, इकाई 1 विधि शासन। 1.1 प्रस्तावना। क्या आप मानते हैं कि कानून को प्रत्येक व्यक्ति की समान रूप से रक्षा करनी चाहिए और गलत कार्य करने वाले को दंडित करना चाहिए, चाहे उसकी जाति, प्रजाति, धर्म या स्तर कुछ भी हो, अथवा क्या अलग अलग व्यक्तियों को शासित करने के लिए अलग अलग कानून और प्रक्रियाएं होनी चाहिए? किसी भी कानूनी पद्धति का अध्ययन करते समय ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। विधि शासन की अवधारणा की जानकारी सकारात्मक मनोवृत्ति से आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाएगी। प्रत्येक देश के अपने कानूनी नियम होते हैं जो सभी नागरिकों या लोगों के अलग अलग समूहों पर लागू होते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र का मौलिक सिद्धांत तत्व है कि कोई भी कानून से ऊंचा नहीं है, और यही विधि शासन भी कहलाता है। व्यक्ति का समाज में स्तर कुछ भी हो, वो विधि शासन के तहत प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। विधि शासन के अधीन अधिकारों की रक्षा करने और उल्लंघनों के लिए दंड देने हेतु कानून व्यक्ति के दर्जे को स्वीकार नहीं करता। अतः विधि शासन मौलिक मूल्य है जिस पर कोई लोकतांत्रिक राजनीतिक पद्धति आश्रित होती है। विधि शासन कानून और प्रणाली के अधीन सरकार से संबंधित है, जिसमें सरकारी अधिकारी कानून के समक्ष साधारण नागरिकों की तरह है। ये कानून के सामने समानता और सरकारी प्राधिकारियों की मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति को निरूपित करता है। तदनुसार कोई भी नौकरशाह या मंत्री, यहाँ तक कि राजा, सम्राट, भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो या कितनी भी शक्तियों का उसे अधिकार प्राप्त हो, कानून की नजर में वह बराबर है। विधि शासन, रूल ऑफ लॉ शब्द फ्रांसीसी पदबंध ला प्रिंसिप डी लीगलाइट, ल प्रिंसिपी द लीगलाइट, अर्थात वैधता के सिद्धांत से प्राप्त हुआ है, जिसका अभिप्राय व्यक्तियों के नहीं बल्कि कानून के सिद्धांतों पर आधारित सरकार से है। इस प्रकार विधि शासन न केवल सुरक्षा और सजा, दंड में समानता का पक्षधर है, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा मनमानी शक्ति का प्रयोग न किया जाए। विधि शासन प्रत्येक सरकारी कार्रवाई की वैधता की जांच के लिए भी कहता है, अर्थात सभी सरकारी कार्रवाइयां कानूनी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंत्री मनमाना अथवा निरंकुश, नियमेतर आदेश, आर्बिट्ररी ऑर्डर देता है, तो यह विधि शासन के विरुद्ध होगा और अदालतें ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है। मंत्री को, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, स्वयं को कानून से ऊपर मानने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जहां तक अवैध कार्रवाई का संबंध है, उसे किसी भी प्रकार की छूट, प्रतिरक्षा नहीं दी जाएगी। अतः विधि शासन मुख्य सूचक है जो देश में अच्छे शासन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इस इकाई में हम विधि शासन की अवधारणा, उसके सिद्धांतों और यह किसी तरह भारतीय संविधान और कानूनी पद्धति में शामिल हुआ, इन सभी पर चर्चा करेंगे। विधि शासन को कार्यान्वित करने में हमारे देश को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका भी अवलोकन करेंगे। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप विधि शासन की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे। 4 विधि शासन के सिद्धांतों अथवा नियमों को बता सकेंगे। विधि शासन की अनिवार्यता और सामर्थ्य का वर्णन कर सकेंगे। किस प्रकार सम्मिलित हुआ, और बता सकेंगे कि विधि शासन भारतीय कानूनी पद्धति में किस वर्तमान संदर्भ में विधि शासन लागू करने की चुनौतियों का पता लगा सकेंगे। 1.3 विधि शासन पर डाइसी का शोध प्रबंध। विधि शासन पुरानी अवधारणा है। एडवर्ड कोक को इस अवधारणा का प्रारंभकर्ता माना जाता है, जब उन्होंने कहा था कि राजा ईश्वर और कानून के अधीन होना चाहिए। यह उस प्राचीन धारणा की राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता के विरुद्ध है, और राजा कानून बनाता है, अतः कानून से ऊपर है। भारत में इस धारणा को उपनिषदों में देखा जा सकता है, जिनमें कहा गया है कि कानून राजाओं का भी राजा है, यह उनसे, राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली है, कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है। A.V. डाइसी ने यह अवधारणा कुछ समय में विकसित की और अपने शोध प्रबंध लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया। A.V. डाइसी के अनुसार विधि शासन 3 सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें नीचे चित्र में निरूपित किया गया है। विधि शासन, मनमानी शक्ति का न होना, कानून के समक्ष समानता, कानूनी विचारधारा, न्यायिक समीक्षा की प्रधानता। 1.3.1 मनमानी शक्ति का न होना। किसी भी सरकार का तब तक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर पाना संभव नहीं है जब तक सरकारी अधिकारियों को विवेकाधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर प्रयोग करने की अनुमति न हो।
विवेकाधिकार का अभिप्राय है अधिकारी का उस तरीके से काम करने का अधिकार जिसे वो उपयुक्त समझता है, जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है। जब प्रोफेसर डाइसी ने विधि शासन की अवधारणा निर्मित की, उस समय वो सरकारी प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग से होने वाले संभावित हानिकारक परिणाम से पूर्णतया अवगत थे। अतः उन्होंने इस तथ्य का समर्थन किया कि किसी भी अधिकारी को मनमानी शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। मनमानी या निरंकुशतापूर्ण आर्बिट्ररीनेस अविवेक को दर्शाती है और कानून और न्याय के सभी मानदंडों के विरुद्ध है। अधिकारियों को संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन व अनुसरण करना होगा और उसे किसी अन्य शक्ति अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुख्य विशेषताएं: कानून भंग ब्रीच ऑफ लॉ के अलावा किसी भी व्यक्ति को न तो दंडित किया जा सकता है और न ही उसके शरीर या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। देश में निहित कोई भी विवेकाधिकार या मनमानी शक्ति विधि शासन का उल्लंघन है। इसमें बुनियादी भाव है कि इस सिद्धांत में नागरिक को सरकारी शक्ति के मनमाने और दुरुपयोग से सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। जिन प्राधिकारियों को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें कानून के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि परिवहन निदेशक को सार्वजनिक परिवहन की बसों को चलाने के लिए परमिट देने या परमिट देने से इनकार करने या परमिट रद्द करने का अनियंत्रित विवेकाधिकार दे दिया जाता है, तो वह अपने अधिकार का प्रयोग करके मनमाने ढंग से बसों के परमिट रद्द या आवंटित कर सकता है। वह अविवेकपूर्ण या मनमाने ढंग से अपनी सनक या स्वार्थों के अनुसार कार्य कर सकता है। डाइसी ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी जानी चाहिए जिसमें वे स्वेच्छापूर्ण ढंग से कार्य कर सकें। डाइसी के अनुसार जहां विवेकाधिकार था, वहीं पर मनमानी के लिए भी स्थान था। विधि शासन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की स्वेच्छापूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध है। कोई भी अविवेकपूर्ण या मनमानी कार्रवाई अवैध मानी जाती है, इसलिए इसे विधि न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। कार्यकलाप: निम्नलिखित उदाहरणों घटनाओं में सरकारी कार्रवाई का विश्लेषण कीजिए और मनमानी शक्ति की मौजूदता, यदि कोई हो तो, का पता लगाइए। सरकार संपत्ति मालिकों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति देने के बाद निजी संपत्ति के अधिग्रहण अथवा अर्जन एक्विजिशन का आदेश देती है। आदेश में अधिग्रहण करने के उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है। बाजार की सड़क के एक ओर की दुकानों की लाइन को 15 दिन के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है। दुकानदारों को उक्त आदेश में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। सरकार उन सभी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता वापस लेने की अधिसूचना जारी करती है जो गोवा विधायिका द्वारा पारित कानून में बताए अनुसार सुरक्षा अनिवार्यताओं का अनुपालन नहीं करते। विद्यालय प्राधिकारियों को इन अनिवार्यताओं को अपनाने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री को पेट्रोल पंप आउटलेट आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। जिन्हें वो उचित समझता है, वो सभी आवंटन अपने नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों को करता है। पहले उदाहरण में आदेश मनमाना है और विधि शासन के विरुद्ध है, क्योंकि सरकार अनियंत्रित शक्ति अनकंट्रोल्ड पावर का प्रयोग कर रही है। दुकानदारों को अपने दावों के लिए आवाज उठाने की अनुमति तक नहीं दी गई। दूसरे उदाहरण में सरकार विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में उल्लिखित अपेक्षाओं को कार्यान्वित कर रही है। तीसरे उदाहरण में मंत्री की कार्रवाई पूर्णतया स्वेच्छापूर्ण है और विधि शासन का उल्लंघन करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधि शासन में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि सरकार कार्यपालिका को कानून के तहत करना चाहिए, न कि अपनी मनमानी और रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। कार्यपालिका के पास न तो अपनी कोई शक्ति होती है और न ही हो सकती है। वो जिस भी शक्ति का प्रयोग करती है, वे शक्तियां उसे विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से मिलती है। 1.3.2 कानून के समक्ष समानता। विधि शासन का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका स्तर या श्रेणी कुछ भी हो, साधारण कानून और साधारण अदालत के क्षेत्राधिकार के अधीन है। इसका अभिप्राय है कि साधारण न्यायालय द्वारा लागू एक कानून के प्रति सभी वर्गों की सर्वव्यापी अधीनता यूनिवर्सल सब्जेक्शन है। सर्वव्यापी अधीनता का अर्थ है कि प्रधानमंत्री से लेकर लिपिक क्लर्क तक प्रत्येक व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर समान उत्तरदायित्व और दायित्व के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति एक और समान कानून निकाय के अधीन है। किसी भी राज्य व्यवस्था में परस्पर व्यक्तियों के बीच और व्यक्तियों व सरकार के बीच विवाद उठ सकते हैं। A.B. डाइसी के अनुसार कानून के समक्ष समानता सभी ऐसे विवादों के लिए समान कानून पद्धति और कार्रवाइयों का अनुप्रयोग करने को सूचित करती है, चाहे वो पक्ष सरकारी हो या न हो। जहां विधि शासन का उल्लंघन करने वाला पक्ष सरकारी होता है, वहां विवादों से निपटने के लिए विभिन्न कानून और विभिन्न प्रक्रियाएं होती है। ऐसा कोई भी प्रयास सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा बचाव के लिए होगा।
अतः सरकार के कार्यों की वैधता उन्हीं अदालतों द्वारा तय की जानी चाहिए जो कार्यपालिका के अधीन नहीं होते। मुख्य विशेषताएं। कानून के समक्ष सभी समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका स्तर कुछ भी है, यदि वो कानून का उल्लंघन करता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। सरकारी कर्मियों के लिए कोई विशेष व्यवहार या विशेषाधिकार नहीं है। साधारण नागरिक की भांति सरकारी कर्मी भी यदि वे कानून का उल्लंघन करते हैं तो ये इसके लिए उत्तरदायी होंगे। यदि वे कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकार और नागरिकों के बीच के विवादों से निपटने के लिए कोई अलग न्यायालय नहीं होगा। सभी विवाद समान न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। न्यायालयों को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। उदाहरण 1, विश्वविद्यालय यह नियम बनाता है कि सांध्यकालीन महाविद्यालयों इवनिंग कॉलेजेस में प्रवेश केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ही ले सकते हैं। इससे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच भेदभाव करता है। 2, सरकार राशन की दुकानों के लिए डीलरों की नियुक्ति करने हेतु एक नीति की घोषणा करती है, जिसके तहत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों की तुलना में कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर ही की जाएगी। यह नीति कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तुलना में कम पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। 3, संसद एक कानून पारित करती है जिसमें कहा गया है कि केवल स्नातकों को ही लोकसभा चुनावों में मत देने का अधिकार होगा। ये कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन होगा, क्योंकि नागरिक को उसकी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण बहुमूल्य अधिकार यहाँ स्नातकों और पूर्व स्नातकों के साथ कानून द्वारा अलग से वंचित रखा जा रहा है, अलग भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार कानून के समान प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करने की अवधारणा के विरुद्ध है। बोध प्रश्न 3, कानून के समक्ष समानता वाक्यांश क्या सूचित करता है? 1.3.3 कानून की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संवैधानिक कानून जो अलिखित हैं, उसके सामान्य सिद्धांत न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों द्वारा तैयार किए गए हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकार। चूंकि ये अधिकार न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, अतः इन्हें आगे चलकर संवैधानिक दर्जा मिला। डाइसी ने इन्हें सर्वोच्च माना और कहा कि यह उच्च सुरक्षा प्राप्त है, अतः इनके उल्लंघन का भय नहीं है। उन्होंने इन्हें कानूनी भावना की प्रभुता कहा। विधि शासन के पहले 2 सिद्धांत तब निरर्थक हो जाते हैं जब न्यायालय इन्हें सुरक्षित नहीं रख पाते। अतः तीसरे सिद्धांत का सार है कि नागरिकों को उन अधिकारों को लागू करने योग्य होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त, स्वीकृत हैं, और अदालतों को इसके लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। डाइसी की राय में लिखित संविधान द्वारा इन अधिकारों की मात्र स्वीकृति, मान्यता से विधि शासन को अपने आप बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्व के कई लिखित संविधान इन अपवादों की ओर संकेत करते हैं जहां इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संविधान इन अधिकारों में संशोधन के लिए संसद को अनुमति भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों के स्थगन, निलंबन की अनुमति देते हैं। इसके आगे, कानून की सर्वोच्चता को संवर्धित करने के लिए सुदृढ़ स्वतंत्रता और निष्पक्ष अदालती प्रणाली होना अनिवार्य है। मुख्य विशेषताएं। केवल अधिकारों का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है। स्वीकृत अधिकारों का उल्लंघन किए जाने के लिए समुचित उपाय होने चाहिए। अधिकार अदालत में प्रवर्तनीय, एनफोर्सेबल होने चाहिए। न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार होना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु अदालतों को सशक्त किया जाना चाहिए। 1.4 भारत में विधि शासन। 1.4.1 विधि शासन और भारतीय संविधान। एक राज्य अथवा देश को सामान्यतया एक स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता के रूप में देखा जाता है। इस संकीर्ण विचार में राज्य के कार्य कानून और व्यवस्था के रखरखाव और बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने तक ही प्रतिबंधित हो जाते हैं। तथापि आधुनिक राज्य ज्यादा जटिल बन गया है और विविध प्रकार के कार्य करता है। उदाहरण के लिए, सरकार नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करती है तथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे मूलभूत अंगों के माध्यम से गतिविधियां कार्य करती हैं। ये अंग संवैधानिक कानून नामक मौलिक, बुनियादी कानून द्वारा शासित होते हैं। संवैधानिक कानून देश का मूल और उच्चतम कानून है। देश के अन्य कानूनों को संविधान के दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा, सरकार के तीनों अंग संविधान द्वारा सृजित किए गए हैं और इसके अधीन हैं। अतः संविधान द्वारा विधि शासन की मान्यता अपने आप देश में विधि शासन को सुनिश्चित करेगी। विधि शासन को भारत में संविधान में प्रचुर मात्रा में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की संरचना में यह सुनहरे तार की तरह फैला हुआ है। भारतीय संविधान के कई उपबंध स्पष्ट रूप से विधि शासन की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। मनमानी शक्ति का न होना, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, विधि शासन के प्रथम सिद्धांत को भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में देखा गया है।
एक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार में सरकार द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध अधिकार है। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1974 SC 555 और मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 SC 597 मानता है कि अनुच्छेद 14 मनमानी के विरुद्ध गारंटी देता है। समानता मनमानी का प्रतिपक्षी विपरीत है और सरकार का कोई भी ऐसा कार्य जो नियमेतर या स्वेच्छापूर्ण मनमाना होता है वो समानता का निषेध करता है, अस्वीकार करता है, अतः रद्द या अमान्य है। अनुच्छेद 14 न केवल अधिशासी या प्रशासनिक कार्रवाई में मनमानी बल्कि विधायी कार्रवाई में भी मनमानी पर प्रहार करता है। अतः अनुच्छेद 14 न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए सरकार को बाध्य करता है। 2. अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और दैहिक अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी का अधिकार सरकार से जीवन और स्वतंत्रता के मामलों में न्यायोचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत ढंग से कार्य करने की अपेक्षा करता है। 3. अनुच्छेद 245 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के साथ केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इस संवैधानिक योजना में 3 सूचियां केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार केवल केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर कानून पारित कर सकती है, राज्य सरकार केवल राज्य सूची में वर्णित कानून पारित कर सकती है और राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूची के संबंध में कानून पारित कर सकते हैं। कानून के समक्ष समानता इक्वालिटी बिफोर लॉ विधि शासन का दूसरा सिद्धांत है, जिसे भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में देखा जा सकता है। 1. भारत के संविधान की उद्देशिका का आशय परिस्थिति, स्टेटस और अवसर की समानता को सुरक्षित करता है। 2. भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 समानता के मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 सामान्य रूप से समानता प्रदान करता है और कहता है कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है और देश सभी व्यक्तियों को समान सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15 देश को मूल वंश, रेस, धर्म, जाति, लिंग, स्त्री, पुरुष और जन्मस्थान के आधारों पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के चलन, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को वर्णित करता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों, टाइटल्स पर निषेध लगाता है। 3. उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि समानता का अधिकार संविधान की आधारभूत संरचना है और इसमें काट-छांट या संशोधन नहीं किए जा सकते। भले ही अनुच्छेद 14 समानता को मौलिक अधिकार के रूप में मानता है, लेकिन इसका मतलब पूर्ण समानता नहीं है। समानता का अर्थ है बराबरों के बीच समानता और समान, लाइक के साथ समान, अलाइक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। 4. इसलिए भिन्न लोगों के लिए विशेष व्यवहार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। उदाहरण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, आय के आधार पर अलग अलग कर, टैक्स समानता के विरुद्ध नहीं है। इसी तरह अलग अलग अदालतों का अलग अलग मामलों पर काम करना समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि विशेष अदालतें भी साधारण अदालतों के पर्यवेक्षी सुपरवाइजरी क्षेत्राधिकार के अधीन होती हैं। कानून की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ विधि शासन का तीसरा सिद्धांत है और भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत पूर्णतया मान्य है। 1. अनुच्छेद 13 में विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था सुस्पष्ट रूप से की गई है। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कानून जो हमारे संविधान के अधिनियमन एनैक्टमेंट से पहले या बाद में बना है, संविधान भाग 3 का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा कोई भी कानून अमान्य होगा। ये सुरक्षा कानून का बल रखने वाले नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों और प्रथाओं तक भी प्रदान की गई। 2. अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय पर रिट क्षेत्राधिकार रिट जुरिस्डिक्शन प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई भी आदेश जारी करने या राहत प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, सिवाय संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 3. अनुच्छेद 226 यही क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्रदान करता है। उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी कानून अकृत और शून्य नल एंड वॉइड होगा। बोध प्रश्न 7. विधि शासन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की सर्वोच्चता भारतीय संविधान में किस प्रकार प्रवृत्त की गई है? 1.4.2 भारत में विधि शासन और प्रशासनिक विधि कानून। एक कल्याणकारी राज्य में सरकार के पास निष्पादित किए जाने के लिए असंख्य कार्य होते हैं।
इनमें से कुछ हैं: कानून और व्यवस्था की देखरेख, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास योजनाएं जैसी कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ जल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति जैसी लोकोपयोगी सेवाएं प्रदान करना। इसको बाजार पर भी नियंत्रण रखना होता है ताकि वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और उचित दर पर अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। वस्तुतः सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची का कोई अंत नहीं है। इतने बड़े कार्य को करने के लिए सरकार अपने अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती है और उनको दायित्व सौंपती है। अधिकारियों को ज्यादा शक्तियां दिए जाने पर भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की संभावना रहती है। प्रशासनिक कानून विधि की एक शाखा है जो शक्ति के सरकारी प्रयोग को नियंत्रित करने में मदद करती है। प्रशासनिक कानून सरकारी प्राधिकारियों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित हैं और शक्तियों के प्रयोग किए जाने के लिए कार्यविधियों को नियंत्रित करती है। अतः हम देख सकते हैं कि विधि शासन और प्रशासनिक कानून दोनों एक ही हैं। दोनों का लक्ष्य शक्ति को नियंत्रित करना और प्राधिकारियों को शक्ति का मनमाना प्रयोग करने से रोकना है। तथापि यहाँ ये बताना उल्लेखनीय होगा कि जब डाइसी ने विधि शासन निर्मित किया तब उसने सोचा कि प्रशासनिक कानून विधि शासन के विरुद्ध है। आइए तार्किक आधार वाक्य के रूप में डाइसी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष देखें। कथन 1, प्रशासनिक कानून शक्तियां प्रदान करने व भी अधिकारियों को विवेकाधिकार देने से संबंधित है। कथन 2, जहां विवेक, स्वेच्छा निर्णय होता है वहां मनमानी करने की संभावना होती है। कथन 3, विधि शासन मनमानी, स्वेच्छा के विरुद्ध है। निष्कर्ष, डाइसी के अनुसार प्रशासनिक कानून विधि शासन का विरोधी है। यह निष्कर्ष गलत सिद्ध हुआ है क्योंकि प्रशासनिक कानून न केवल अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करता है बल्कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने पर भी ध्यान देता है। न्यायालयों को सरकार द्वारा शक्ति के किसी भी प्रकार के मनमाने प्रयोग को रोकना प्रशासनिक कानून ही संभव बनाता है। इसके अलावा, जैसा कि डाइसी ने सोचा, मनमानी शक्ति के न होने का अर्थ केवल इस कारण विवेकाधिकार का न होना है कि वह कल्याणकारी राज्य केवल प्रभावी रूप से तभी कार्य कर सकते हैं जब अधिशासी अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएं। वस्तुतः प्रशासनिक नियम विधि शासन का अतिक्रमण नहीं करता। इसके विपरीत प्रशासनिक कानून प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो विधि शासन को सुदृढ़ करती है। जैसा कि चर्चा की गई है कि भारत के संविधान की योजना विधि शासन की अवधारणा पर आधारित है, जबकि कानून की सर्वोच्चता प्राधिकार के अधीन है। विधि शासन में यह आवश्यक है कि लोक अधिकारी द्वारा शक्ति का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग अदालतों के नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। भारतीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों को सरकार की किसी भी मनमानी कार्रवाई क्रिया को रोकने का प्राधिकार प्राप्त है। विधि शासन की अवधारणा सरकार की असंगत कार्रवाई को चुनौती देने के लिए है। उसका समग्र भावार्थ है कि प्रशासन मनमानी शक्तियों स्वेच्छापूर्ण का प्रयोग नहीं कर सकता है और श्री स्वान का प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे कानून के अनुसार कार्य करना होगा। प्रशासनिक प्राधिकारियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करने की बाध्यता अदालतों द्वारा विकसित हुई ताकि विधि शासन को सुनिश्चित किया जा सके और न्याय को असफल होने से बचाया जा सके। यह विधि शासन का बुनियादी मानदंड है कि प्रत्येक सरकारी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई भी कार्रवाई जो पक्षपातपूर्ण, अनुचित होगी वह नियमेतर, मनमानी मानी जाएगी और विधि शासन का ये प्रथम सिद्धांत है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मनमानी का न होना। सरकारी कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विकसित किए। प्राकृतिक न्याय के दो मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पक्षपात के विरुद्ध नियम। 2. दूसरे पक्ष को भी सुनो, ऑडी ऑल्टरम पार्टम या निष्पक्ष सुनवाई का नियम। पक्षपात के विरुद्ध नियम का अर्थ है अपने मामले का निर्णायक कोई भी न्यायाधीश स्वयं नहीं होगा। इसका लक्ष्य निष्पक्ष निर्णय द्वारा विवादों का निपटारा करना है। इसका ये भी अर्थ है कि निर्णयन का कार्य करने वाला कोई भी सरकारी प्राधिकारी पक्षपात रहित होना चाहिए और उसे विवाद के विषय में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए और उसे विवाद के किसी भी पक्ष। पक्षपात के विरुद्ध नियम का अर्थ है अपने मामले का निर्णायक कोई भी न्यायाधीश स्वयं नहीं होगा। इसका लक्ष्य निष्पक्ष निर्णय द्वारा विवादों का निपटारा करना है। इसका ये भी अर्थ है कि निर्णयन का कार्य करने वाला कोई भी सरकारी प्राधिकारी पक्षपात रहित होना चाहिए और उसे विवाद के विषय में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए और उसे विवाद के किसी भी पक्ष। लैटिन भाषा के ओडी एल्टेरम पार्टेम, ऑडी ऑल्टरम पार्टम का अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनना। न्यायाधीश को तब तक विषय के संबंध में निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि दोनों पक्षों को अपने मामले की स्थिति प्रस्तुत करने का मौका न दिया जाए। इसी प्रकार किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव डालती है। प्राकृतिक न्याय में अपेक्षित है कि व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है तो बर्खास्तगी के आदेश पारित करने से पहले उसे अपना पक्ष सुनाने का अवसर दिया जाता है। यदि कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता तो बर्खास्तगी आदेश प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा और इसलिए विधि शासन के विरुद्ध होगा। इसके आगे
यदि निर्णयों तक पहुंचते समय कार्यपालिका इसके कारणों को मजबूत करे और संबद्ध पक्ष तक उसे संप्रेषित करे तो विधि शासन अधिक सुदृढ़ होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 SC 597 मामले में अपने निर्णय को तुलसीराम पटेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1985 SC 1416 मामले में और भी स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया कि राजकीय कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन न करना विधि शासन का उल्लंघन होगा। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय का लक्ष्य उचित व निष्पक्ष शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जो कि विधि शासन और प्रशासनिक नियम का मुख्य सरोकार है। इस प्रकार प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा स्थापित करके भारतीय प्रशासनिक 1.5 विधि शासन का व्यापक अर्थ। विधि शासन को दो आशयों में समझा जा सकता है और उनको लागू किया जा सकता है, अर्थात 1. औपचारिक संकीर्ण आशय फॉर्मलिस्टिक नैरो सेंस, 2. सैद्धांतिक वैचारिक व्यापक आशय आइडियोलॉजिकल वाइडर सेंस। औपचारिक संकीर्ण आशय में विधि शासन का अर्थ केवल यही है कि सरकार को कानून के अधीन समझा जाना चाहिए ताकि कानून प्रबल हावी रहे, न कि सरकारी अधिकारी। विधि शासन को प्रायः समानता के सिद्धांत के औपचारिक अनुप्रयोग, सरकारी शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के रूप में परिभाषित किया जाता है और समझा जाता है। हालांकि विकासशील और अल्पविकसित देशों में विधि शासन का अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, उसे सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद रहन सहन की दशाओं को सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राप्त करना है। इस तरह विधि शासन का व्यापक अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। वैचारिक व्यापक आशय में विधि शासन सरकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए नीति संहिता एथिकल कोड को विकसित करता है। ऐसी नीति संहिता में निश्चित रूप से मानव अधिकारों के लिए जवाबदेही और सम्मान शामिल है। लोक शक्ति के धारकों को उनकी शक्ति के प्रयोग के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। जो सरकार मानव अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने में असफल रहती है, निश्चित रूप में वह विधि शासन की अवधारणा से हट रही है। विधि शासन की आधुनिक अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री आयोग इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स ICJ द्वारा विकसित की गई। इस गठन के अनुसार विधि शासन एक गतिशील अवधारणा है और इसमें निम्नलिखित सिद्धांत निहित हैं। व्यक्ति के पास कुछ निश्चित अधिकार और स्वतंत्रताएं होती हैं और वह इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा राष्ट्र द्वारा करवाए जाने का हकदार है। मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका की नितांत आवश्यकता है। न्याय तक समान पहुंच के लिए कानूनी व्यवसाय की प्राथमिक जिम्मेदारी समुचित कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व, अपने सर्वोत्तम प्रयासों का प्रयोग सुनिश्चित करना, इसमें गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना भी शामिल होगा। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाएं प्रतिष्ठापित करना, जिसमें सभी व्यक्तियों को गरिमा के साथ रहने और उनकी कानूनी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मान्यता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकी और सांस्कृतिक स्थितियों की स्थापना भी शामिल हैं, जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। विधि शासन की आधुनिक अवधारणा तृतीय विश्व के देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां असलियत में विधि शासन का सिद्धांत तभी सफल होगा यदि सरकार ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति सृजित करे जिसे व्यक्ति गरिमा का अनुभव कर सके। 1.7 सारांश। आइए देखें कि हमने इस इकाई में क्या अध्ययन किया है। हमने विधि शासन की अवधारणा और ये लोकतंत्र को सार्थक बनाने में कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा की। हमने प्रोफेसर A.V. डाइसी द्वारा निर्मित विधि शासन के 3 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त हमने भारत में विधि शासन को अपनाने के बारे में पढ़ा। इस भाग के अंतर्गत हमने विश्लेषण किया कि भारत के संविधान में ये किस प्रकार सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त हमें ये भी जाना कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि शासन से संबंधित विभिन्न उपबंध कौन से हैं। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार प्रशासनिक कानून इसे सुदृढ़ करते हैं। पहले ही प्रशासनिक कानूनों को आपत्तिजनक माना जाता है। हमने ये भी समझा है कि किस प्रकार प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कानून में विधि शासन को संवर्धित करता है। फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार विधि शासन का कार्यक्षेत्र विशेष रूप से तृतीय विश्व के संदर्भ में व्यापक होता है। हमने विधि शासन के प्रभावी कार्यान्वयन में भावी सरोकारों, चुनौतियों की भी चर्चा की। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।